राधे राधे। फर्स्ट वाइफ। रिपोर्टर ने जैसे ही सानवी का नाम लिया, सानवी की कार उसके आगे आकर रुकी। कुछ ही पल में कार का गेट खुला और सामने अपनी साड़ी को एक हाथ से संभालते हुए बाहर आई। उसने दूसरे हाथ में फाइल थी। चेहरे पर सीरियसनेस और आंखों में कठोरता। वह काफ़ी मैच्योर लग रही थी। जैसे ही सबने उसे देखा, वह सब उसके पास आने के लिए बढ़े, लेकिन उससे पहले गार्ड्स से यूँ किया और उन्होंने क्यों किसी बनाकर उसे अंदर ले गए। मीडिया वाले सवाल करते रह गए। सानवी जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर पहुंची, उसकी नज़र सामने से आ रहे आरव पर पड़ी। आरव ने भी उसे देखा और चाल की गति धीमी पड़ गई। सानवी को देखकर उसके चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। वो दोनों पूरे 3 साल बाद आमने सामने थे। सामजीन ने उनके देखने के अपना सर झुका लिया और अंदर जाने को थी कि आरव उसे देखते हुए बोला, वेट अ मिनट मिसेस कपूर। सानवी के कदम एकदम रुक गए। वो आरव के टोन प्योर हेट्रेड को फील कर रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और पीछे मुड़ गई। वो आरव का सामना नहीं करना चाहती थी। आरव चलते हुए इसके पास आया और बिना किसी भाव के उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। शादी के बाद सानवी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, स्पेशली उसकी बड़ी बड़ी नीली इनोसेंट आंखें। वो इस वक्त आरव को बिना किसी भाव के देख रही थी, लेकिन आरव जानता था खुद को इतना कठोर दिखाने के पीछे एक घबराई हुई सी सानवी है। उसके गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर, हाथ में सिंपल से बैंगल्स थे। आरव सानवी को हमेशा इसी तरह तो देखना चाहता था, लेकिन उसने जो सुहाग का श्रृंगार किसी का था, वो उसके नाम का ना किसी और के। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाला और उसके पास आते हुए बुलाया, सुना है इतने सालों में आपने एक भी केस नहीं हारा, पर अब आप हारने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। सानवी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। आरव ने कहा, मिस्टर आहूजा ने अपना लॉयर चेंज कर दिया है और उनकी जगह आगे से मैं ही यहाँ दिखाई देने वाला हूँ, तो प्लीज़। थोड़ा तो प्लीज़ मेरा थोड़ा ख्याल रखना। ये कहते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराया। सानवी उसकी आंखों में देख रही थी। आरव भी उसकी आंखों में देख रहा था। आरव अब बहुत बदल चुका था। सानवी उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख पा रही थी। कुछ सालों पहले जो कुछ हुआ भी था, उसकी वजह से आरव सानवी से नफरत करने लगा था। सानवी कहीं ना कहीं जानती थी कि उसका ये नफरत करना जायज़ था। वे दोनों इसी तरह खड़े रहे। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट हुई। आरव ने उसे देखते हुए ही 2 कदम पीछे हट गए। उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ से रणवीर अपने डैड के साथ आ रहा था। रणवीर ने जब आरव को अपने सामने देखा तो उसके कदम रुक गए। रणवीर के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसने सानवी को देखा। सानवी भी उसे देख रही थी। आरव मुस्कुराते हुए मिस्टर कपूर के पास आया और बोला, हेलो मिस्टर कपूर, आई एम आरव मल्होत्रा। मिस्टर आहूजा की जगह पर मैं आपके खिलाफ केस लड़ने वाला हूँ। मिस्टर कपूर ने हाँ में सर हिलाया। वे एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए उन्हें लोगों को पहचान करना अच्छे से आता था, कौन कैसा है और क्या है। आरव ने कहा, आप काफ़ी टेंशन फ्री लग रहे हैं। क्या आपको पूरी उम्मीद है आप कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाएंगे? मिस्टर कपूर ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे मेरी बहू पर पूरा यकीन है। वो कुछ गलत नहीं होने देगी। जिसने भी मेरे खिलाफ इतना बड़ा खेल रचा है, आज सामने आ जाएगा। आरव मुस्कुराया और मॉक करते हुए बोला, कॉन्फिडेंट होने बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खतरनाक। ये इंसान को डुबाती है। और हाँ, आपको ये जो आपकी बहू पर पूरा यकीन है ना, आज ये डगमगाने वाला है, क्योंकि आप जिस पर यकीन कर रहे हैं वो धोखा देने में माहिर है। और वैसे भी इस खेल में अब मैं उतर आया हूँ ना, इसलिए आपका जीतना नामुमकिन है। ये कहते हुए वो मुस्कुराया। रणवीर ने गुस्से से उसे देखा। वो कुछ कहता उससे पहले सानवी उसके बीच आते हुए बोली, मिस्टर कपूर, कोर्ट का वक्त हो गया है। जज साहब आते होंगे, आप चलिए। मिस्टर कपूर ने हाँ में सिर हिलाया।
उसने आरव को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मिस्टर कपूर एक टेबल के पास आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद आरव ने रणवीर को देखा और आई विंक की। रणवीर की आंखें गुस्से से आरव को घूरने लगीं। सानवी ने दोनों को इग्नोर किया और मिस्टर कपूर के साथ आकर बैठ गई। रणवीर और आरव कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे। तभी जज साहब वहां आ गए और वे दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अपनी अपनी सानवी ने आरव के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। कुछ देर में ट्रायल शुरू हो गया। हवेली आयश ऑफिस से जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने आज वाइट शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहना था। वो मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे हमेशा की तरह उसकी रूहानी जो खड़ी थी। वो अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, बताओ कैसा लग रहा है? पीछे से रूहानी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, एक्सट्रीमली हॉट एंड हैंडसम। ये सुनकर आयश के गाल लाल हो गए। वो मुड़कर उसके पास आ गया। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, रियली मैं तुम्हें हॉट एंड हैंडसम लग रहा हूँ? ये कहते हुए उसने रूहानी के चेहरे से उसके बालों को कान के पीछे टिका दिया। रूहानी शर्माती हुई हाँ में सर हिला दिया। आयश बोला, क्या तुम्हें पता है तुम इस ब्लू ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा ये शर्माना, उफ, मन करता है तुम्हें इसी तरह दिखता रहूं। रूहानी ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। आयश झुका और उसके माथे को चूम लिया। रूहानी उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, आपको ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही या आज आपका काम करने का मन नहीं है? आयश ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, जब तुम जैसी खूबसूरत वाइफी मेरे पास हो तो मेरा मन काम पर कैसे लग सकता है? रूहानी के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। आयश ने उसे ऐसे देखा और उसका मन हुआ एक बार वो उसके गालों को चूम ले। वो उसकी तरफ झुका, तभी टेबल पर उसका फ़ोन बजने लगा। आयश ने कहा, एक मिनट, और वो टेबल के पास आकर फ़ोन को देखने लगा। ये रोहित का फ़ोन था। उसने कॉल पिक किया और बोला, सर मीटिंग में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी आइए। आयश ने कहा, ओके मैं अभी आ रहा हूँ, और उसने फ़ोन कट किया। वो रूहानी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आई एम जान, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी जान। पर अब वहाँ पर उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। आयश ने कसकर अपना जबड़ा भींच लिया। उसने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी सामने से उसकी मॉम उसके लिए कॉफ़ी का मग लेकर आती हुई नजर आई। आयश उसके बगल से जाने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, आयश तेरी कॉफ़ी? आयश वहाँ से जाते हुए बोला, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है मॉम, और वो चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने गहरी सांस ली। वो इस लड़के का क्या करे? जब से रूहानी के जाने के बाद आयश को पता चला कि वो सबसे दूर हो गया। वो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता था। सॉरी लिसनर्स, आज मेरे इसमें बहुत ज़्यादा ऐड बीच बीच में आ रहे हैं जो कभी नहीं आए। कंटिन्यू नाउ। कभी कभी सोना को लगता था वो आयश को बता दे कि रूहानी जिंदा है और कहीं चली गई है, लेकिन वापस से रूहानी की हालत को याद करते हुए वो चुप रह जाती थी। पता नहीं उसके बच्चों को किसकी नज़र लग गई थी। इन 3 सालों में सब कुछ बदल गया था। वंश अपने परिवार से खफा हो गया था और आयश अपनी ही दुनिया में मग्न हो गया था। एक बच्चा सारांश, जिसने इन 3 सालों में एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। वहीं दूसरी तरफ सानवी भी उससे दूर चली गई थी। काश अंश उसके पास होता तो सब कुछ ठीक होता। बेंगलोर शहर से दूर एक 5 मंजिल बड़ी सी लग्जरी बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक लड़का खड़ा था। सुनने में आया था ये घर बेंगलोर शहर का सबसे महंगा और लग्जरी घर था। वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की इस घर के मालिक ने अपने देख रेख में बनवाया था, ये सोचकर कि एक भी चीज़ किसी उसके हिसाब से ना हुई तो उसे कारीगर का हाथ काटने का मौका मिल जाएगा।
इस घर के आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि ये घने जंगल के बीच एक शानदार सा घर था। इस घर को बनाने के लिए पूरे 5 साल का वक्त लगा था। उस लड़के के हाथों में बीच सिगरेट जल रही थी। उसकी नीली आंखें दूर किसी को देखने की कोशिश कर रही थीं। वहाँ पर एक वाइट कलर का जानवर एक डियर के साथ खेल रहा था। उस घर के चारों तरफ कुछ लोग पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में एडवांस फीचर्स के हथियार थे। सबने एक तरह के कपड़े पहने थे। तभी एक कार गेट के अंदर आई और उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। उसके हाथ में एक बैग था। वो एक गाना गुनगुनाते हुए आ गई। एक मिडिल एज आदमी जिसका नाम श्याम था, उसने उस लड़की के लिए दरवाज़ा खोला और कहा, एना बेटा। वो एक मिडिल आदमी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, एना बेटा, तुम आज फिर से जल्दी आ गई। सर अभी सोकर नहीं उठे। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल श्याम, मैं उन्हें जगा दूंगी। आप ये खाना तब तक गर्म कर दीजिए, मैंने बनाया है। और उस बैग को शाम को दिया और गुनगुनाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये एना थी। एना अब 22 साल की हो गई थी, पर उसकी हरकतें अब भी 3 साल पहले वाली बच्चों की तरह थी। वे दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आज उसने सुंदर सा डिज़ाइनर फ्रॉक पहना था। एना कमरे के बाहर पहुंची। उसे आदत सी हो गई थी उसे सुबह सुबह डिस्टर्ब करने की। उसने गहरी सांस ली और उसने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे टक करते हुए दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर आ गई। उसने देखा बेड पर वो नहीं है। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बालकनी में आ गई, जहाँ पर वह खड़ा होकर सिगरेट का धुआं उठा रहा था। एना धीरे से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से उसकी कमर पर लपेटने को थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खींचा। एना हैरान हो गई। उसने उसे रेलिंग से लगा दिया और अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि एना भी कभी कभी डर जाती थी। एना अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली और इस तरह से करते हुए बोली, विया, आप मुझे डराना बंद करो। क्या आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ? जब से आप जेल से बाहर आए हो तब से थोड़े अजीब हो गए हो। वो यूँ घूरने लगा। उसकी गहरी नीली आंखें ऐसी थी जैसे अभी वो एना की आंखों के जरिए उसके अंदर तक झांक सकता है। ये वंश था। फ्लैशबैक 3 साल 6 महीने पहले जेल में वंश कुछ लोगों के सामने बैठा था। उसे काफ़ी चोटें आई थीं। उसके सामने बैठे हुए 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो जेल में उसके मिलने आए थे। उनके पास ही एना भी थी। 19 साल की एना वंश के चोट और को कॉटन से साफ कर रही थी और वंश उसे देख रहा था। उसके चोट को साफ करते वक्त एना के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि चोट उसे लगी हो और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। कभी उसका छोटा सा नाक सिकुड़ जाता तो कभी उसकी आंखें बंद हो जाती थी। एना वंश की चोटों को नहीं देख पा रही थी। वंश ने देखा उसके चेहरे के आगे उसके कुछ बाल आ रहे हैं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उनके कान के पीछे टक किया। एना ने सर उठाकर वंश को देखा और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वंश की आंखों में आज पहली बार एना कुछ ऐसा देख पा रही थी जैसा वो हमेशा से देखना चाहती थी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तब अभी वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, किसी ने अपना गला साफ किया। वंश और एना का ध्यान टूटा। एना ने उस तरफ देखा जहाँ पर उसके डैड और उसके साथ मौजूद 2 लोग नज़रों से उन पर ही थे। एना ने कहा, डैड वो। पर उसके डैड ने अपना हाथ दिखाया और उसे कुछ कहने से रोक दिया। वंश ने उसने देखा और उनकी आंखें गहरी हो गईं। एना के डैड मिस्टर अरोड़ा ने कहा, वंश, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। वंश ने सरकास्टिक टोन में कहा, बहुत जल्दी आ गए? एना, मैंने कहा था ना, मुझे इस जेल से बाहर निकालो। दरअसल वंश को कुछ दिनों पहले एक लेटर मिला था मिस्टर अरोड़ा की तरफ से कि वो एक बार एना से मिले क्योंकि वो उससे मिलने की ज़िद कर रही है। और जवाब में वंश ने कहा था उसे जेल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो जेल में किसी को भी उलझना नहीं चाहता था। अगर वो किसी से उलझ भी जाता
तो ये उसके लिए ठीक नहीं था, पर आज उन बेवकूफ़ लोगों ने उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गए। मिस्टर अरोड़ा ने कहा, हाँ मैं ऊपर बात की, लेकिन तुम्हें बेल नहीं दिया था सकता, और आज तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वंश ने घूरकर उसे देखा। मिस्टर अरोड़ा दूसरी तरफ देखकर बोले, तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। आज जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और ना ये पता चलेगा कि हम यहाँ तुमसे मिलने आए थे। वंश कुर्सी पर फैलकर बैठ गया और बोला, तो क्या मैं इसी तरह यहाँ सड़ता रहूं? डैम, मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना। एना ने कहा, यस डैड, आप इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल लेते? आपकी बात कोई नहीं टालता, पर एक बार। मिस्टर अरोड़ा ने घूरकर अपनी बेटी को देखा और बोला, जब इसके फैमिली में से ये काम कोई नहीं कर पाए तो ये लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि अब से तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और तुम यहाँ किसी भी तरह की कोई हंगामा मत करना। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं तुम्हारे डैड ठीक नहीं हो जाते। वंश ने खा जाने वाली नज़रों से उन्हें देखा। मिस्टर अरोड़ा ने कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, ठीक है, अब मैं चलना होगा। तुम्हें अब यहाँ कोई परेशान नहीं होगी। चलो ऐना, हमें घर जाना है। ऐना ने सुनकर उदास हो गई। उसने वंश को देखा। उसे वंश से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों में पहली बार आज वंश उससे मिला था, और अब उसके जाने के वक्त हो गया था। वंश के जाने का इशारा किया। ऐना अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने डैड के पास आ गई। ऐना के डैड ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे। ऐना अब भी मुड़कर वंश को देख रही थी। लोग जैसे ही जेट के पास पहुंचे, ऐना ने अपना हाथ अपने डैड के हाथ से छुड़ाया और भागकर वंश के पास आ गई। वो आकर उसके गले से लग गई और सुबकते हुए बोली, आई विल मिस यू वी आर। वंश ने उसका ऐसे पास आना अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ सोचा और उसके अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए। उसके इस एक्शन से ऐना और जोर जोर से रोने लगी। वंश ऐना की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें इतनी प्यारी और सॉफ्ट थी कि वंश ने ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में खोने लगा था। ऐना उसके ऐसा देखने से शर्मा गई। वो अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, अच्छा, आई एम सॉरी, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वंश ने झटक से उसका हाथ छोड़ दिया। ऐना ने अपने हाथ को देखा, जहाँ पर कई लाल और बैंगनी रंग के उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। वंश वहाँ से जाते हुए बोला, तुम अब जाओ यहाँ से, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है। ऐना उसके पीछे जाते हुए बोली, ये क्या बात हुई? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपका ब्रेकफास्ट में कंपनी देने आई हूँ। और वो उछल कर कूदते हुए चल रही थी। वंश ने अपना सिर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। वो दरवाज़ा बंद करने को था कि ऐना उसे रोकते हुए बोली, आज तो ब्रेकफास्ट। वंश ने सुना और मुंह पर दरवाज़ा, आज ब्रेकफास्ट में आमलेट और टोस्ट है, जल्दी आना। वंश ने ये सुना और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक होने लगा। उसे कुछ कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कुछ ही पल बाद उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई। बार बार एक खूबसूरत लड़की की धुंधली सी फिगर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब वह उसे याद ना करता हो। उसने कई कोशिश की उसे अपनी यादों से मिटाने के लिए। कभी कभी उसने घंटों तक खुद को टॉर्चर किया, जिससे वह सब कुछ अपने शरीर से कुछ निशानों के रूप में मौजूद थे, पर खुद को टॉर्चर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वंश कभी भी नहीं भूल सकता था उस दिन को जब उसने इतने बड़े खेल का अंजाम दिया था और उसका रिजल्ट बहुत भयानक निकला। उसे गिल्ट है कि इस बात का कि उसकी वजह से उसकी मॉम सफ़र कर रही हैं, पर वहीं उसे खुद पर गुस्सा आता है कि कैसे उसने इतनी बड़ी गलती की। वो भूल नहीं सकता उसने किस तरह की ज़िंदगी उस जेल में काटी है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा ईगल का टैटू था जिस पर एक सांप लिपटा हुआ था। दोनों बहुत गुस्से में थे। ये टैटू उसकी पीठ के बीचों बीच स्थित था।
जब वो जेल से बाहर आया तब उसने इसे बनवाया था। वंश की लाइफ में इन दोनों चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। ईगल टैटू का मतलब था पावर, डोमिनेंस, फ्रीडम, लक, क्लैरिटी, फोकस, स्पिरिचुअलिटी, द अपोस्टली ऑफ गॉड। वहीं सांप का मतलब था उसके पुराने जीवन को छोड़कर नई चीज़ों को धीरे धीरे अपनाना, और का मतलब है अच्छा और सच्चा। बतख का मतलब था बुरा, और दोनों चीज़ें वंश की लाइफ में बैलेंस बना रही थीं। उसी की वजह से आज वंश इतना शांत था, पर उसे भी नहीं पता था उसके अंदर का शैतान जाग जाए। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, क्योंकि अब तक उसकी अपनी सांसें जो रोक रखा था। इधर ऐना केयर टेकर शाम के पास आई और वो किचन में ऐना के लिए ब्रेकफास्ट को गर्म कर रहा था। अंकल श्याम, वो एक नए सर्वेंट दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्होंने फिर से उन्हें काम से निकाल दिया? श्याम अंकल ने कहा, हाँ। हाँ, उन्हें निकाल दिया। एना ने अपने होठों पर पाउट लिया और काउंटर पर बैठ गई। उसने टोकरी से एप्पल लिया और मुंह बनाकर खाते हुए बोली, वैसे अंकल, वो उनका चमचा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो बड़ा आगे पीछे घूमता है। श्याम अंकल उसकी बात पर हंसते हुए बोले, बेटा वो किसी काम से बाहर गया है, आ जाएगा कुछ देर में। एना ने मुंह बनाया। उसे जरा भी जय का उसके पास होना पसंद नहीं था। जब वो और वंश साथ में वक्त बिताते थे तब भी वो बीच में टपक जाता था। कुछ देर बातों में ही निकल गया। तब तक वहाँ पर वंश भी अपनी शर्ट के बटन फिक्स करते हुए बाहर आ गया। उसने आते हुए कहा, एक कोल्ड कॉफ़ी, और वो सोफे पर आकर बैठ गया। उसने टेबल से रिमोट उठाकर टीवी को ऑन किया। उसे सबसे पहले अपने बड़े भाई यानी अंश के बारे में न्यूज़ देखने मिली। कैसे आयांश के बारे में न्यूज़ देखने को मिली। कैसे आयांश को कल बिजनेसमैन ऑफ द एशिया का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसे देखते हुए वंश की नज़रें एकटक उस पर ही टिक गई। कितना वक्त हो गया था उसे अपने फैमिली से मिलने से किसी से मिले। उसे ये पता था कि उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसका भाई कितना दुखी और अकेला है। वो आयांश के इंटरव्यू देख रहा था। तभी ऐना उससे कॉफ़ी लेकर आई और बोली। वंश ने उसे देखा तो चैनल बदल लिया। उसने कॉफ़ी का मग लिया और सिप लेते जा रहा था कि ऐना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वंश ने आंखें छोटी करके उसे देखा। ऐना वंश की कलाई में बंधी उस काले रंग के बैंड को देख रही थी जिसमें लेटर आर का एक छोटा सा पेंडेंट लटक रहा था। उसने कहा, ये कितना पुराना और डैमेज हो गया है, आप इसे फेंक क्यों नहीं देते? वंश के चेहरे के भाव ही बदल गए। ऐना ने कहा, लाओ मैं निकाल देती हूँ, हम आपके लिए दूसरा ले लेंगे। और वो उसे खुशी खुशी निकालने लगी, लेकिन वो ये नहीं कर देख पा रही थी कि वंश अभी भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, जैसे ऐना उसकी कोई कीमती चीज़ को दूर करने जा रही हो। उसने गुस्से से झटक कर उसके हाथ से अपना हाथ दूर किया और तेज आवाज़ में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? डोंट टच इट। उसकी तेज आवाज़ से ऐना एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वंश उससे इस तरह बात कर सकता है। वंश ने उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट की और बोला, अगली बार से मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत मत करना, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी बैड ऐना। वंश को इतने जिसे मैं देखकर ऐना घबरा गई, इतने गुस्से में देखकर। वंश ने गुस्से से उसे देखा और उठकर जाने लगा। तभी ऐना भी मुस्कुराते हुए एक कमरे में आकर बंद हो गई। उस कमरे में किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। ऐना ने जब दरवाज़ा बंद किया तो वंश के कान खड़े हो गए। वो पलटकर उसे ही देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो दरवाजे के पास आया और जितनी भी हो सकती उतनी धीमी आवाज़ में बोला, ऐना अभी बाहर आओ, तुम वहाँ नहीं जा सकती। दरवाजे के उस पार से ऐना ने सुबकते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, आपने मुझे फिर चिल्लाया। वंश ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। बाहर आओ, देखो अंकल श्याम ने तुम्हारी फेवरेट
चीज़ बर्गर बनाया है। ऐना ने सुबकते हुए कहा, नहीं 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 आ रही। वंश ने घूरकर दरवाजे को देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आऊँगा, अब बाहर आ जाओ। सच्ची? ऐना ने पूछा। वंश बोला, हाँ सच में, अब बाहर आ जाओ। ऐना ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। वंश ने देखा उसके गाल और उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई है। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वंश ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो चलते हैं। ऐना खुश हो गई। वंश ने उस कमरे में चुपके से देखा तो दरवाज़ा धीरे से बंद कर उसे लेकर पार्किंग में आ गया। उसने 15 कार्स में से एक सबसे शानदार कार BMW निकाली और कॉलेज के लिए निकल गए। पेरिस में सुबह 7 बज रही थी। पेरिस की हर गलियां में एक खूबसूरत लड़की की फोटोज लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। किसी को भी नहीं पता था इसकी शक्ल के पीछे चेहरा, इस मास्क के पीछे का चेहरा का असली चेहरा है या नकली। इस बीच इस लड़की सी एक बड़ी सी बिल्डिंग की बालकनी में एक खूबसूरत सी लड़की खुद को इन पोस्टर्स में देख रही थी, पर उसकी आंखों में एक उदासी सी थी। उसने खुद को गले से लगा लिया और सोफे पर सिकुड़कर बैठ गई। वो अब भी अपनी उन फोटोज़ को देख रही थी। उसने कहा, कौन हूँ मैं? क्या मुझे हमेशा इसी तरह अपनी पहचान ढूंढते रहना होगा? पीछे से आवाज़ आई, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही पता चल जाएगा तुम कौन हो। तब तक तुम अपना काम करती रहो। वो लड़की पलट गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखों से उसे देखा। ये वही था जिसने उसे नई जिंदगी दी थी, आदर्श सिंघानिया। उसने ब्लैक हाई नेक की टी शर्ट्स और वाइट पैंट पहना था। वो काफ़ी हैंडसम था। उसके हाथों में 2 कॉफ़ी के मग थे। उस लड़की ने अपनी स्वीट वॉइस में कहा, लेकिन कब तक? ये सुनकर आदर्श की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हें इतना फेम मिल रहा है लेकिन तुम इसे एंजॉय नहीं कर पा रही। लेकिन ट्रस्ट मी, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें दुनिया के सामने लाऊंगा और लोग जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा दिखेंगे उस पागल हो जाएंगे। तब तुम्हें समझ आएगा तुम क्या चीज़ हो। उसने उसे समझाते हुए कहा तो उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। आदर्श ने उसे कॉफ़ी का मग दिया तो उस लड़की ने उसे पकड़ लिया। आदर्श ने अपने सामने पड़े एक न्यूज़पेपर को उठा लिया जिसमें कल रात के कंसर्ट की न्यूज़ छपी थी। उसने उसमें एक नाम पढ़ा, मिसेस रूहू सिंघानिया। कल रात कैसे लोग कैसे पागल हो रहे थे उसे अपने सामने देखकर। वो शांत नज़रों से उसे देखने लगी। उसने काम टोन में कहा, आदर्श ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम। वो कह ही रही थी कि आदर्श ने घूरकर उसे देखा। उसने कहा, तुम्हारा ये नाम ही अब तुम्हारी पहचान है। ये सुनकर वो खामोश हो गई। आदर्श ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कहीं ले जा रहा हूँ। उसने हाँ में सिर हिलाया। आदर्श ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर कहीं ले गया। दिल्ली। 2 घंटे के ट्रायल के बाद सानवी अपने टेबल के पास खड़ी होकर पेपर्स को समेट रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो जल्दी जल्दी पेपर्स को समेट रही थी क्योंकि वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। किसी की घुरती नज़रों को महसूस करके उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह उन्हें समेट कम रही थी और बिखेर ज़्यादा रही थी। उसने जल्दी से उन्हें समेटा और बाहर जाने लगी। तभी आरव ने कहा, ग्रेट जॉब मिसेस कपूर, आज तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। सानवी उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। उसने कहा, ये तो आपको अगली सुनवाई में पता चलेगा कौन कितना टिकता है। और वो आरव के बगल से जाने लगी तो उसकी साड़ी का पल्लू आरव की घड़ी में अटक गया। सानवी अपनी जगह पर जम हो गई। उसने गुस्से से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप ये क्या कर रहे हैं? आरव ने अपने हाथ को देखा और उसके कपड़े को उसके होठों पर डेविल स्माइल तैर गई। उसने कहा, प्रिंसेस, तुम क्यों बेकार की कोशिश करती हो जब तुम्हें पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और तेज आवाज़ में बोली, आरव, अपनी बकवास बंद करो, हमारी शादी हो गई है रणवीर से। आरव ने दांत पीसते हुए देखा और बोला, जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। मिसेस कपूर,
ये तो तुम्हारी साड़ी है जो बार बार मेरी घड़ी में अटकने के लिए तड़पती रहती है। संभालो इसे, नहीं तो तुम्हारे ईमान की तरह ये भी फिसल जाएगी, उसने कहा और खींचकर उसकी साड़ी को घड़ी से निकाला। वो उसके कंधे को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। प्लीज़ अब इसमें भी लॉजिक मत ढूंढना। सानवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपने लिप्स को बाइट किया। आरव को देखती रही। कुछ पल बाद उसे रणवीर अपने डैड को कार तक छोड़ने के बाद उसके पास आता हुआ नजर आया। उसने अपने साफ आंसू साफ किए और उससे बगल से होकर बाहर निकल गई। रणवीर को जो कुछ कहने ही वाला था उसे देखकर चुप हो गया। वो समझ गया था कि उसकी हालत इस वक्त क्या थी। वो उसके पीछे आ गया और तब तक सानवी अपनी कार में बैठ गई। सानवी रुको मेरे लिए। रणवीर ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वे जाने को ही था कि उसकी कार में बैठ गया। सानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, थैंक यू तुमने आज जो किया उसके लिए। सानवी उसी तरह बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने जो भी किया वो हमारा काम है। रणवीर ने उसकी बेरुखी को इग्नोर किया और उसके हाथ को पकड़ना चाहा तो सानवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बेरुखी से बोली, डोंट टच मी। रणवीर उदास हो गया। उसने उदासी से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपने उदास दिल को तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर बात करूँगा। अभी उसका मूड ठीक नहीं है। उसने गहरी सांस ली और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों वो उस दिन उसके साथ था। अगर वो उस दिन नाराज़ ना हुआ होता तो आज सब कुछ ठीक होता। 3 घंटे बाद वंश ऐना को कॉलेज छोड़ने के बाद घर वापस आ रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो चेहरा जिसे उसने कुछ वक्त पहले देखा था, कौन थी वो कुछ सोच रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये घर से फ़ोन है। उसने जल्दी से उसे पिक किया। सामने से शाम की घबराई हुई आवाज़ आई, सर वो चले गए। दिल्ली। एक मिडिल एज औरत चुपके से कहीं जा रही थी। उसने अपने आसपास ध्यान से देखा और कहा, उसे एश्योर हो गया कि उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा। वो सीधा एक छोटे से घर में घुस गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया और मुड़ी, उसे अपने सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आया। उसके आधे शरीर के जलने के निशान थे और साथ ही उसके चेहरे पर आधा हिस्सा जला हुआ था। उसकी सिर्फ एक आंख ही सही सलामत थी। उसने उसे देखा और इमोशन हो गई। वो भागकर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, अभी मेरा बच्चा। उस आदमी ने भी अपनी मॉम को कसकर गले से लगा लिया। मॉम, आई मिस्ड यू। उसकी मॉम रोने लगी। इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने ज़्यादा और कुछ क्या चाहिए एक माँ को। उसका बेटा इतने सालों बाद वापस लौटकर आया था। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। तू इतने सालों से कहाँ था? मुझे लगा था तुम्हारी मौत। उसने मॉम के मुंह से ये बात सुनकर अभी गुस्सा हो गया। उसने कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं उस कमीने को सबक नहीं सिखा देता मैं मरने वाला नहीं। उसकी मॉम ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कठोर आवाज़ में बोली, तू फिक्र मत कर, उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। वो उसके पास बैठ गई। वे दोनों बात करने लगे। कुछ देर बाद करने के उनकी मॉम ने कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। उसने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और जाने लगी तो उसका बैग उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसके बैग का सारा सामान फर्श पर बिखर गया। अभी अपनी मोम को सामान उठाने में मदद करने लगा, लेकिन तभी अभी के हाथ में एक छोटी सी लड़की की फ़ोटो लगी जो दिखने में काफ़ी मैली कुचली सी थी। उसने उसे देखा और कहा, मॉम ये कौन है? उसकी मॉम ने उस फोटो को देखा और अचानक से पैनिक करने लगी। उसने जल्दी से उसके हाथ से छीन लिया और बोली, सलोनी है तुम भी ना? उस लड़के ने उस आंखें छोटी करके देखा। उसकी मॉम अचानक से पैनिक क्यों हो रही थी? बेंगलोर वंश को सोचते हुए घर आ रहा था। तभी अंकल श्याम को उसके पास फ़ोन आया। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वंश पैनिक करने लगा। उसने उसे गुस्से से कहा, वो इतना सब कर रहे थे और आप कहाँ थे? आप अभी जंगल वाले रास्ते पर जाओ, लोगों को भेजो। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी आता हूँ, वंश ने कहा और फ़ोन कट कर दिया।
उसने गियर बदला और फुल एक्सीलेटर के साथ कार को भगाने लगा। तभी उसे अपनी कार के पीछे किसी की कार नजर आई जो उसकी कार के पीछे उतनी ही तेजी से भाग रही थी जितनी वंश की थी। उसने कहा, फक, ये फिर आ गए। वंश कार की भीड़ में उनके आगे निकल गया, लेकिन जब उसने देखा कि वे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, आज तो इसके लिए लजीज लंच तैयार है, वो बहुत खुश होगी। अब उसने कार जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ लिया। तभी एक वाइट ट्रक ड्रेस उसकी कार के पास रेस लगाने लगी। वंश ने उसे देखा तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये माया थी। उसने गन निकाली और उसके पीछे आ रही कार पर निशाना लगाकर 2 बार शूट किया। तभी पीछे की कार पलट गई और उसके कुछ देर बाद वंश को अपने पीछे लोगों की तेज चिल्लाने और माया की रोडिंग की आवाज़ आई। वंश कुछ मिनट में ही ड्राइविंग के बाद घर आ गया। उसने एक कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, जब वो जा रहे थे तब आप कहाँ थे? अंकल श्याम ने अपने उसके गुस्से से डरते हुए कहा, वो सर, मैं थोड़ी सा स्नैप ले रहा था। वंश ने घूरकर उसे देखा और बोला, कब हुआ ये सब? 1 घंटा हो गए, अंकल श्याम ने कहा। शिट! वंश अपना फ़ोन निकालकर जय को फ़ोन मिलाते हुए बोला, हेलो जय, इस शहर के बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दो, कोई भी वहाँ से बाहर ना आने पाए। जय ने यस बॉस कहा और फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ जय ने फ़ोन रखा और अपने बगल में बैठे काली गहरी आंखों वाले इंसान को देखा जो उसके सर पर गन लगाए बैठा था। जिसे देखकर लार निकली और उसके पास बैठा आदमी मुस्कुराने लगा। दिल्ली, शाम 7 बजे सोना कमरे में बैठकर किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी। बहुत बहुत परेशान लग रही थी, जैसे तो कुछ तो होने वाला है। उसने अपने लिप्स उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और बोली, सब ठीक तो है ना? हमें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? और उसने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। उसने वीरा को फ़ोन मिलाया तो कुछ ही पल में वीरा ने फ़ोन उठा लिया। उसने कहा, हाँ वीरा, क्या उसका पता चला? सामने से वीरा ने कहा, नहीं मैडम, अभी तक उनका पता नहीं चला है, लेकिन मैंने अपने लोगों से कह दिया है, जल्दी ही मिल जाएंगे। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, और अंश? उसने इस बात उम्मीद से अपनी सांसें रोक ली और अब तो वीरा उसे कोई गुड न्यूज़ देगा, पर उसकी उम्मीद टूट गई जब वीरा ने बताया, अंश का कुछ पता नहीं चल रहा है। सोना ने फ़ोन रखा और बेड पर बैठकर सुबकने लगी। दूसरी तरफ वीरा ने फ़ोन काटा ही था कि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने उसे देखा और उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रात 9 बजे। मुंबई से जब आयंश को एशिया के नंबर 1 बिजनेस का अवार्ड मिला है, जब से आयंश के आठ कितने ही देश से बड़ी बड़ी कंपनीज के कोलैबोरेशन के ऑफर आ रहे थे, वैसे ही आज आयंश जर्मनी के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से डील साइन करने के बाद वो मुंबई में ही अपने पेरेंट्स के घर यानी कि में रहने आया था। ये घर शहर से थोड़ी दूर में था, इसलिए इस घर के आसपास और कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। आयश जब भी मुंबई आता था इस घर में रुकता था। एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने गार्डन पर खड़ा होकर एक सिगरेट पीते हुए दूर तक फैले समुद्र को देख रहा था। वो उस घर पर अकेला था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। गार्ड्स उसे घर के चारों तरफ से पहरा दे रहे थे। आयश ने एक शराब की बोतल उठाई और उसे लेकर समुद्र के किनारे पर आ गया। वहाँ पर लाइट थी जो जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक अंधेरे को ख़त्म कर रही थी। उसने उसे रेत पर रखा और उसके पास ही बैठ गया। जब भी वो वहाँ आता था उसे वहाँ पर आकर सुकून मिलता था। उसे याद था कुछ सालों पहले जब वो अपने पेरेंट्स के बरसी के दिन यहाँ आया था, तब से वो कितना उदास था और रूहानी उसके साथ थी। उस पल को याद करते हुए वह दुखी हो गया। शादी से पहले एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब उसने रूहानी के बारे में ना सोचा हो। जब भी वो शादी करके अपने साथ ले आया था, धीरे धीरे उसे कब उसकी आदत लग गई पता नहीं चला। अब जब वो उसे दूर चली गई
तब जाकर आयांश को एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसे हर वक्त अपने डैड की बातें याद आती थी, कैसे जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू करना हम नहीं आता, लेकिन जब वो दूर चली जाती है तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। आयांश ने बॉटल उठाई और उसे अपने होठों से लगा लिया। कुछ देर बाद वो बॉटल आधी से ज़्यादा खाली हो गई। आयांश को धीरे धीरे नशा होने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं रेत पर लेट गया। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वो शांत हो गया। तभी दो जोड़ी पैर उसके पास आ गए। उन्होंने काले रंग के जूते पहने थे। उनमें से एक लंबा चौड़ा दिखने वाला आदमी उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए दूसरे आदमी से बोला, सुनो, ये कहीं से भी लगता है ये मेरा जैसा है। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस, आयांश बाबा आपकी तरह ही हैं। वो आदमी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, ये कहता था डैड आप मेरे रोल मॉडल हो, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। क्या तुमने कभी मुझे देखा तुम्हारी मैडम के याद में इस तरह पागल होते हुए? दूसरे आदमी ने अपना सर हिलाकर बोला, यस बॉस, मैंने देखा है आपको मैडम रायजादा की याद में पागल होते हुए। ये सुनकर वो हंसते हुए रुक गया। उसने कहा, हाँ, साला प्यार अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। कुछ पल बाद उसने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, वीरा, मिस्टर स्मिथ से कॉन्ट्रैक्ट करो। वीरा ने हाँ में सिर हिलाया और यस बॉस कहा। उस आदमी ने अपनी काली गहरी आंखों से आयांश को देखा। आयांश को थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि उसके पास कोई अपना ही मौजूद है। अगली सुबह आयांश सोकर उठे। उसने देखा अपने कमरे में है और उसके कपड़े भी बदले हुए हैं। उसे याद नहीं था वो कब रात में कमरे में आया और कब उसने कपड़े बदले। शायद कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। मेरा सर! वो बेड से उठ गया। उसने देखा टेबल पर नींबू पानी का ग्लास है। उसने बिना एक पल भी सोचे उसे पी लिया। उसने ग्लास वापस से टेबल पर रखा ही ताकि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रोहित का फ़ोन है। उसने अपने सर पर 2 उंगली से प्रेस किया और कहा, हाँ रोहित बोलो। सामने से रोहित ने कहा, सर, मिस्टर स्मिथ फ़ोन फ्रॉम पेरिस। उसने मिलाना चाहता है आपसे मिलना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। आयुष ने कहा, ठीक है, उन्हें ऑफिस बुला लो। सामने रोहित ने कहा, सर, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो इंडिया नहीं आ सकते, आपको पेरिस जाना पड़ेगा। आयुष ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, तुम जाने का इंतज़ाम करो। बेंगलोर, सुबह का वक्त। बेंगलोर। ऐना सुबह सुबह तैयार होकर हमेशा की तरह वर्ष से मिलने के लिए चेखते हुए जा रही थी। तभी उसके डैड के कमरे से एक लड़का बाहर आते हुए नजर आया। उसने देखकर ऐना अपनी भौहें सिकुड़ ली और उसके पास आते हुए बोली, निखिल भैया, आपको क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? निखिल अरोड़ा, ऐना का बड़ा भाई और अरोड़ा ग्रुप का नेक्स्ट CEO। वो दिखने में काफ़ी अजीब था। उसके आसपास रहने वाले लोग उससे हर वक्त डार्क ऑरा फील होता था। इस वक्त उसके चेहरे पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसने ऐना को घूर कर देखा और सॉरी और बोला, तू मेरी सगी बहन नहीं है, इसलिए तू मुझे भैया बुलाना बंद कर और जा यहाँ से। मुझे तेरी कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपने चेहरे को एक हाथ पर से ढकते हुए चला गया। ऐना का मुंह बनाया और अपना कंधा उठा लिया। वो चेखते हुए अपने डैड के पास आ गई और अपने कमरे से बाहर जा रहे थे। उसके कहा, गुड मॉर्निंग डैड। उसके डैड ने अपने चेहरे के भाव बदले और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम जाग गई? हाँ डैड, पर भैया को क्या हुआ? वो आपके कमरे में क्या कर रहे थे? फिर से आप दोनों के बीच VR को लेकर लड़ाई हुई क्या? ऐना ने पूछा तो उसके डैड ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से जहाँ जा रही थी। मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। ऐना ने हाँ में सिर हिलाया और मिस्टर अरोड़ा चले गए। ऐना भी चेखते हुए लिविंग रूम में आ गई। उसने मेड से ब्रेकफास्ट पैक करने के लिए कहा था
और खुद लिविंग रूम में बैठ गई। दिल्ली दिल्ली कपूर विला। रणवीर और सानवी वैसे ही एक ही कमरे में रहते तरह थे, लेकिन दोनों का बेड अलग अलग था। सानवी बेड पर सो रही थी और रणवीर सोफे पर। ये तब से हो रहा था जब से शादी हुई थी। रणवीर के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता था, सोफे पर वो मैनेज कर लेता था। अभी वो सो ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रणवीर की नींद कच्ची थी, इसलिए वो जल्दी से जाग गया। उसने बेड की तरफ सानवी को देखा, जो आवाज़ से डिस्टर्ब होकर कसमसा कर ब्लैंकेट से पे सो रही थी। नींद कच्ची थी इसलिए वह डिस्टर्ब। उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। उसने देखा सामने एक मेड खड़ी थी। वो बोली, सर, मैडम रायज़ादा आई हैं। रायज़ा। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, उन्हें बिठाओ, हम आते हैं। मेड चली गई और रणवीर के दरवाज़ा बंद किया। वो सानवी को देखने लगा, अब उसे कैसे जगाए, क्योंकि उसने सालों में पता चल गया था कि सानवी की नींद से जगाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो अपनी कमर में हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद सोचने के उसके पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी सानवी की नींद खुल गई। उसने रणवीर को उसके पास देखा तो हड़बड़ाकर उठ गई। उसके हाथ को झटकते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? रणवीर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपना गला साफ करते हुए बोला, वो मॉम आई है, तुम्हारी मॉम आई है, नीचे इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा था। सानवी ने अपने बाल ठीक किए और अपनी नाइट ड्रेस संभालते हुए बेड से उठ गई। उसने अपने बाल जूड़े में बांधे और स्लीपर पहनते हुए वॉशरूम में जाने लगी। रणवीर उसे देख रहा था। सानवी ने इस तरह अपने बालों को ऊपर की तरफ बांधने से उसकी लंबी गर्दन काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सानवी ने जब दरवाज़ा बंद किया तब जाकर रणवीर को होश आया और वो क्या कर रहा था। उसने उसके अपनी नज़रें फेर ली और नीचे चला गया। उसने देखा सोना बैठ कर एक मैगज़ीन पढ़ रही है। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? सोना उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, वो हम बहुत दिनों से सानवी से मिले नहीं थे ना, इसलिए मिलने आ गए। रणवीर ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, वो आ रही है, तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद सानवी भी आ गई। उसने सिंपल सी फ्रॉक पहना था। कल की तरह आज ना तो वह अपने मांग में सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। वो बिना किसी भाव के सोना को देखते हुए उसके पास आई और बोली, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सोना ने उसे देखा और सोफे पर बैठ गई। वो उसके पास आकर उसके गले से लगते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी, तुम ठीक हो ना? सानवी ने हाँ में सर हिलाया। वे दोनों बैठ गए। तभी रणवीर उनके लिए कॉफ़ी और चाय लेकर आया। उसने सोना को पहले सर्व किया, उसके बाद सानवी के पास आया। सानवी ने बिना किसी भाव के उसे देखा और बेरुखी से बोली, नो थैंक्स, हमें नहीं चाहिए। रणवीर ने हाँ में सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देता हूँ, आप लोग बातें करिए। सानवी ने कुछ नहीं कहा। सोना ने उन दोनों को देख रही थी और उनके बीच टेंशन को नोटिस भी कर रही थी। उसे रणवीर बहुत पसंद था, क्योंकि वो सानवी का काफ़ी ख्याल रखता था। रणवीर के जाने के बाद सोना ने कहा, सानवी, क्या चल रहा है तुम दोनों में? क्या तुमने नहीं कहा था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सानवी ने घूरकर अपनी मॉम को देखा और बोली, यू सो रियल मॉम? आप उस बात को सच मान भी कैसे सकती है, ये जानते हुए भी कि हम आरव से प्यार करते हैं? उसने हमें उस रात ड्रग्स दिया और हमारे बीच वो सब। वो बोलते बोलते रुक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, फाइन, आप यहाँ आई इसके लिए थैंक्स, अब आप जा सकती हैं। और वो जाने लगी तो सोना ने उसे रोकते हुए बोली, तुम गलत भी तो हो सकती हो ना, वो अच्छा लड़का है, तुमने देखा वही तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मॉम, हमें कुछ नहीं सुनना। सानवी उससे आगे और कुछ नहीं कहा और सीधा ऊपर चली गई। सोना ने निराशा से अपना सर हिलाया। उसने रणवीर को देखा, जो किचन से बाहर अपनी उनकी बातें सुनकर रुक गया था। उसने कसकर अपने हाथ में रखे बॉल को पकड़ रखा था और सोना को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सोना ने अपना बैग उठाया, बोली, आई थिंक हमें जाना चाहिए। रणवीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो हल्का सा मुस्कुराया तो सोना उसके पास आई
और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू रणवीर, तुमने कुछ गलत नहीं किया, थोड़ा ऐसा इंतज़ार करो, वो समझ जाएगी। रणवीर ने हाँ में सर हिलाया और सोना चली गई। उसके जाने के बाद रणवीर ने कहा, कभी अभी तक इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ मॉम, पर वो कुछ समझ ही नहीं रही। सोना कार में बैठ गई। उसने ध्यान नहीं दिया उसके कार का ड्राइवर बदल चुका है। उसके कहा, घर ले चलो। ड्राइवर ने कार ऑन किया और वो कपूर विला से बाहर चला गया। सोना फ़ोन से कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद उसने जब अपना सर ऊपर किया तो उसने देखा वो घर के रास्ते की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसने कहा, रुको, ये रास्ता घर का नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मैडम ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। सोना ने तब जाकर उसे ध्यान से देखा। रायज़ादा फैमिली के ड्राइवर्स ज़्यादातर वाइट यूनिफॉर्म पहनते थे, लेकिन उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? तुम राजेश नहीं हो, कार रोको अभी, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? पर तब तक उसने देखा ड्राइवर ने कार एक सकरी गली की तरफ मोड़ दिया था। वो चिल्लाई, रुको, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? कार रोको। वो अब तक काफ़ी घबरा गई थी। उसने अपने बैग्स में कुछ ढूंढना चाहा, तभी कार टर्न हुई और उससे हल्का सामान नीचे गिर गया। सोना पैनिक करने लगी। उसने कहा, कहाँ ले जा रहे हो हमें? पर उस ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी कार एक घर के सामने आकर रुकी। अब तक सोना काफ़ी घबरा गई थी। उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ड्राइवर कार के बाहर आया और कार की पिछली डोर खोलते हुए बोला, मैडम आप बाहर आ जाइए। सोना ने गुस्से से उसे देखा और कार के बाहर आ गई, क्योंकि उसे पता था वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो मर भी सकती है। उसने देखा था उसके पास हथियार भी थे। सोना इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था उसने उन्हें कहीं देखा है। वे सब गार्ड्स की तरह अपने हाथ पीछे करके खड़े थे। सोना ने अपनी लार निकली और ड्राइवर से साथ अंदर चली गई। उसे यहाँ आने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जो कि उसे भी नहीं पता था वो क्या महसूस कर रही थी। अंदर आने के बाद उसने देखा वहाँ पर एक बड़े से टेबल पर उस पर एक आदमी उसकी तरफ पीट करके बैठा है। तभी उस आदमी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, वेलकम मिसेस रायज़ादा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे आंखें छोटी करके देखा। ये आवाज़, उसने कहा, कौन हो तुम? हमें यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी ने उसी तरह कहा, मिसेस रायज़ादा, आपके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। बताते हैं आप यहाँ क्यों हैं। पहले आप बैठिए और चुपचाप नाश्ता कीजिए। देखिए यहाँ सब चीज़ आपकी पसंद का है। सोना ने टेबल को देखा। वहाँ पर सच में सब उसकी पसंद के खाने की चीज़ें रखी थी। सोना हैरान से कहा, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता मैं ये सब पसंद है? उस आदमी ने कहा, मिसेस रायज़ादा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और मैं आपकी इसी खूबसूरती का दीवाना हूँ। आप मुझे अपना चाहने वाला समझ सकती हैं। सोना ने घूर कर उसे देखा। वो बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास है? तुम जानते भी हो हम कौन हैं? तुम्हारी इस गलती के लिए हम तुम्हारी जान ले सकते हैं। अब जाने दो हमें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उसने घूर कर वहाँ पर खड़े लोगों को देखा और जाने को ही थी कि उस आदमी ने कहा, सोना रुको, और उसने अपनी जीभ को दांत से काट लिया। सोना ने उस आवाज़ को सुना तो वह रुक गई। उसने हैरानी से पीछे उस आदमी को देखा। उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर सोना हैरान हो गई। उसने कहा, अंश। अंश मुड़ गया। सोना ने उसे देखा। उसे अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भाग कर आई और उसके गले से लग गई और सुबकते हुए बोली, आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? अंश ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरसा बीत गया उसे अपनी बाहों में महसूस किए। यूँ जब से उसे होश आया था तब से वो अपनी बीवी से मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। उसने महसूस किया सोना के कंधे हिल रहे थे। गार्ड्स ने उन्हें ऐसा देखा तो अपने बॉस और लेडी बॉस को अकेले छोड़कर चले गए। उसने सोना को खुद से दूर किया तो पाया वो सच में रो रही है। तुम रो रही हो? चुप हो जाओ, अभी तो हम मिले हैं। मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देखना। सोना उसके सीने पर मारते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप हमें मिले ही नहीं। हर शहर में, हर जगह में आपको ढूंढा,
पर आप कहीं नहीं मिले। हमें हर रोज़ ये डर रहता था आपको कुछ ना हो जाए, और आप इस तरह हमसे मिलने आए, हमें किडनैप करके। और वो उसे मारने लगी। अर्श हैरानी से उसे देख रहा था। सोना उसे मारते हुए बोली, आपको पता है हम कितना डर गए थे, आपने हमें किडनैप करवाया। और वो उसे मार रही थी। अर्श ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उन्हें मरोड़ कर उसकी कमर पर लाते हुए बोला, सोना शांत हो जाओ, क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? सोना ने सुबकते हुए उसे देखा। अंश ने उसे उसी तरह अपने करीब खींच लिया और खुद से चिपकाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम इस बारे में वंश से क्यों नहीं पूछती? सोना ने गुस्से से देखा और बोली, क्या ये सब वंश ने किया है? अंश ने हाँ में सिर हिलाया और उसके हाथों को छोड़ दिया, पर उसने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसे आंसू साफ किए और उसकी पतली कमर में अपने हाथ लपेटते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम पहले यहाँ आप। सोना ने उसके सीने पे हाथ रखा और उसके दूर होते हुए बोली, नहीं, पहले आप हमारी बात सुनी लीजिए। आपको पता है आपके कोमा में जाने के बाद क्या हुआ? हमारे बच्चे। अंश ने फिर से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, श्श, ऐसे ही रहो, तुम्हें फील करना है। सोना शांत हो गई। उसने अपने हाथ अंश की पीठ पर रखे और अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। वो उसकी धड़कनों को सुनने लगा। अंश की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट चल रही थी। कुछ पल बाद अंश ने सोना को से खुद से दूर किया और उसे देखकर लगा। सोना मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उसे देख रही थी। अंश मुस्कुराया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। अंश ने उसके अंश सोना की कुर्सी अंश ने उसकी कुर्सी पर बैठ गया और सोना को उसके अपनी गोद में बिठा लिया। उसने खाने में निवाले को तोड़ा और सोना के मुंह की तरफ करते हुए बोला, अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे देखते हुए सोना ने मुंह खोला और अंश निवाला उसके मुंह में डाल लिया। अंश ने कहा, तुम किसी को नहीं बताओगी कि हम मिले थे, इनफैक्ट घर में भी। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसने खाने के बिना चबाए निकल लिया और बोली, लेकिन क्यों? अंश ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। सोना ने कहा, तो क्या आप घर नहीं आएंगे? आपको पता भी है सब कितने परेशान हैं आपके लिए। अंश बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी। सोना उदास होते बोली, तो क्या आप फिर से कहीं जा रहे हैं? आप हमारे दोबारा नहीं मिलेंगे? अंश सिर हिलाते बोला, नहीं, मैं तुमसे मिलूँगा ना। सोना ने एक्साइटेड होते बोला, ओह वाओ, तो क्या हम सीक्रेटली मिलने वाले हैं, न्यू कपल्स की तरह? सोना ने इतना खुश देखकर अंश ने हाँ में सिर हिलाया और उसके सर पर थपकी देते हुए बोला, हाँ, तब तक इसी तरह मिलेंगे। सोना ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया और अंश अपनी बीवी को देख रहा था, जो अब इतने बड़े बच्चों की मॉम बन गई थी और वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। कुछ देर बाद उसने उसे गोदी से उठाया और बोला, चलो मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूँ। सोना ने हैरानी से उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोला, अंश आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें गिरा देंगे, नीचे उतारिए। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? पहले तो बहुत थी कहती थी अंश आपकी बाहों में सुकून है, ये वो, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सोना ने मुंह बनाया बोली, नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, इस उम्र में आपकी हड्डियां इधर उधर खिसक गई तो? आयुष ने घूरकर उसे देखा और बोला, तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पर कोई शक है? सोना ने फिर से मुंह बनाया। शाम का वक्त। आयुष का फ्लाइट पूरे 2 घंटे की सफ़र के बाद पेरिस के एयरपोर्ट पर आकर लैंड हुआ। उसने अपनी आंखों से काले रंग का चश्मा लगाया और फ्लाइट से बाहर आ गया। उसे रिसीव करने के लिए मिस्टर स्मिथ ने कार भेजी थी। क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एक्साइटेड में असिस्टेंट को आयुष को रिसीव करने के लिए भेजा था। आयुष को देखकर वो उसके पास आया और हाथ आगे करते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर रायजादा, आई एम कैल्विन, मिस्टर स्मिथ असिस्टेंट। आयुष ने अपना सर हिलाया और उसे हैंडशेक करते हुए बोला, हेलो मिस्टर कैल्विन, नाइस टू मीट यू टू। मिस्टर कैल्विन ने कहा, लेट्स गो, सर इज़ वेटिंग फॉर यू।
आयश ने हाँ में सिर हिलाया तो केल्विन ने उसके हाथ से अपना ओवरकोट ले लिया और उसके लिए कार का गेट खोला। थैंक्स। आयश ने उसका शुक्रिया अदा किया और बैठ गया। वे लोग मिस्टर स्मिथ के बंगले की तरफ निकल गए। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आयश कार से ही पेरिस की खूबसूरती को देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये रोहित का फ़ोन है। वह उससे बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और बाहर की तरफ देखने लगा। तभी किसी चीज़ से उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया। वो हैरानी से बाहर की तरफ देखने लगा। पेरिस के हर दीवार और गलियों पर एक खूबसूरत लड़की की बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई थी, जिसमें वो उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने ड्राइवर से तेज़ आवाज़ में कहा, कार रोको। पर ड्राइवर विदेशी होने की वजह से उसे उसकी बात समझ नहीं आई और वो सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसने देखा आयश इस बार और तेज़ आवाज़ में बोला, आई सेड स्टॉप द कार। ड्राइवर ने झटके से कार का ब्रेक रखा। आयश जल्दी से कार से बाहर आया और उस पोस्टर की तरफ भागा। उसकी कार को रुकते देखकर बाकी कार्स भी रुक गईं। आयश एक बड़ी सी फोटो के सामने आकर रुका। वो उसे देखने लगा। उस लड़की के चेहरे पर वाइट कैप ने कवर कर लिया। वो उसके होठों पर देख पा रहा था, जिसमें प्यारी सी मुस्कान थी। वो इन होठों को कभी भी भूल नहीं सकता था। उसे देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने उसकी रूहानी खड़ी हो। उसने उस फोटो को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मिस्टर केल्विन पीछे आते हुए बोले, मिसेस रूही सिंघानिया, a famous singer of France, and of course she's gradually becoming a popular in all the countries. ओह, आयश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपने चेहरे के भाव बदले और कार में आकर बैठ गया। उसके जाते ही इस फोटो को पलट कर देख उसे कुछ तो अलग महसूस हो रहा था, लेकिन क्या उसे भी नहीं पता। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़े से पैलेस पर आकर रुकी। मिस्टर केल्विन आयश को लेकर घर के अंदर आ गए। उनके पास ये घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। आयश ने देखा लिविंग रूम में उनके डैड की उम्र का आदमी सोफे पर बैठा है। उसने आयश को देखा तो खड़ा हो गया। ये मिस्टर स्मिथ थे। वेलकम मिस्टर आयन सिंघानिया। सिंह रायजादा, वेलकम टू माई हाउस। आयश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मिस्टर स्मिथ, आई होप यू आर नाउ। और उसने अपने हाथ में लिए बुके को मिस्टर स्मिथ को दिया। मिस्टर स्मिथ ने उसे ले लिया और कहा, ओह थैंक यू। उसने आयश को बैठने का इशारा किया। आयश बैठ गया। मिस्टर स्मिथ ने कहा, आई एम सॉरी आपको यहाँ आना पड़ा। ओह नो नॉट एट ऑल मिस्टर स्मिथ। आयश ने वे लोग बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर स्मिथ ने कहा, मैं आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आयश मुस्कुराया। मिस्टर स्मिथ ने कहा, ठीक है फिर आप कमरे में जाकर आराम करिए, हम डिनर पर मिलते हैं। आयश ने कहा, नो थैंक्स मिस्टर स्मिथ, आई विल स्टे इन द होटल। नो इट्स नॉट लाइक दैट, यू स्टे हियर, आई विल टेक यू टू अ ग्रेट शो एट नाइट। मिस्टर स्मिथ के बारे में रिक्वेस्ट करने की वजह से आयश मान गया। दूसरी तरफ रूह एक कार में बैठकर कहीं जा रही थी। इतने सालों में आज पहली बार उसे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। आज वो इतनी ज़्यादा नर्वस थी जितना वो पहले लाइव कंसर्ट में भी नहीं थी। वो बार बार अपनी उंगलियों को आसपास में मसल रही थी। उसने अपने बगल में बैठे आदर्श से कहा, आदर्श, कांस टुडे कंसर्ट बी कैंसिल? आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट। आदर्श ने उसका हाथ पकड़ा, उसे समझाते हुए बोला, रूह बेबी, ये नहीं हो सकता। तुम्हें ये इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें इतने लोगों की आदत नहीं है। एक तुम्हें इन सब की आदत लग जाएगी तो तुम्हें घबराहट नहीं होगी। बट उसने कहा ना चाह तो आदर्श उसके हाथों को दबाते हुए बोला, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें आयान से मिलवाने ले चलूँगा। आयान का नाम सुनकर रूह की आंखें चमक गईं। उसने कहा, ओके मैं तैयार हूँ। आदर्श ने कहा, ठीक है, हम बस होटल पहुँचने ही वाले हैं। तुम कुछ देर वहीं आराम करोगे, उसके बाद हम कंसर्ट के लिए जाएंगे। रूह ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे होटल पहुँच गए। रूहानी ने होटल में चेक इन किया और एक कमरे में आ गई। उसे अभी बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज कुछ होने वाला है। पर आयन से मिलने की बात सोचकर वो सब कुछ भूल गई। रात का वक्त। आयुष और मिस्टर स्मिथ आज डिनर बाहर करने वाले थे। उनके बाद वे एक शो देखने जाने वाले थी। आयुष ने अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। उसने ब्लैक कलर की हाई नेक टी शर्ट पहनी था और साथ ही उसके ब्राउन कलर के ओवरकोट डाल रखा था। वो इस वक्त हॉलीवुड के हीरो की से भी ज़्यादा टक्कर दे रहा था। मिस्टर स्मिथ रेडी होकर आयुष के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आयुष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स गो। आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। वे लोग निकल गए। आयुष और मिस्टर स्मिथ पास के ही बड़े से होटल के पास बने रेस्टोरेंट में आ गए। होटल में आते ही आयुष को बहुत अनईजी सा फील होने लगा, जैसे कि उसे उस फोटो को देखने के बाद हुआ था। उसने इधर उधर देखा पर वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आया, जैसे वो जानता था किसी पर शक हो। ये होटल बहुत बड़ा और बहुत काफ़ी लग्जरियस भी था। यहाँ आना हर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। आयुष और मिस्टर स्मिथ एक कोने वाली टेबल पर आ गए। उसे अब भी बहुत अजीब फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से खाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ देर बाद आयुष ने जल्दी जल्दी खाना खाया और वो हाथ साफ करके बाद वॉशरूम यूज़ करने जा रहा था। तभी रूह की एक लड़की के साथ बात करते हुए उसके सामने आ रही थी। आयुष का सारा ध्यान तो कुछ सोचने में था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कब रूह और वो लड़की उसके बगल से होकर निकल गई। आयुष कुछ रियलाइज़ हुआ तो उसने कदम रुक गए। वो जल्दी से पीछे पलटा। उसके सामने दो लड़कियां जा रही थीं। एक ने जीन्स टॉप पहना था और एक क्यूट सी फ्रॉक। वो काफ़ी वाली वो बालों वाली लड़की उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। फ्रॉक वाली लड़की उसे देखते हुए आयुष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, क्या ये वही है? वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि ये उसका वहम है। वो वहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मर चुकी है। उसने अपना सिर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद रूह एकदम से पलट गई। कुछ पल पहले उसे फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वहाँ पर कोई नहीं था उसने कहा, मुझे ऐसे क्यों लगा यहाँ कोई था। तभी उसके साथ वाली लड़की ने कहा, मैम चलें, कंसर्ट के लिए देर हो रही है। रूह ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों चले गए। रात का वक्त। बेंगलोर। वंश उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे कल सुबह उसने एना के कॉलेज के बाहर देखा था, पर आज जब वो उसे देखना चाहता था तो वो उसे वहाँ नहीं मिली। पिछले कई सालों से वो उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे लगा जैसे उसे इल्यूजन हो रहा था। उसने करवट ली और उसके हाथ को देखने लगा जहाँ पर वो उस बैंड के लेटर आर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख बंद होने के सामने कई तरह के फ्लैशबैक्स आने लगे। उसने जितना वक्त रितिका के साथ बिताया था उन्हें भूलने में उसे तकलीफ हो रही थी। उसने कहा, अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो गहरी ख्वाबों में खो गया। इधर आयुष और मिस्टर स्मिथ एक बड़े से ऑडिटोरियम के ऊपर वाले रो में बैठे थे, जहाँ से उन्हें स्टेज साफ नज़र आ रहा था। वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी। सबके हाथों में हमेशा की तरह रूह के नाम के पोस्टर और उसका आधा चेहरा दिखते हुए फोटोज लेकर खड़े थे। उन सबको देखते हुए आयुष बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज कुछ तो होगा जो उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आयुष इतना नर्वस अभी कभी फील नहीं किया जितना उसे आज हो रहा था। वो बार बार अपना सर घुमाकर स्टेज की तरफ देख रहा था। मिस्टर स्मिथ उससे बात कर रहे थे और आयुष बस अपना सिर हिलाए जा रहा था। कुछ देर बाद उनका इंतज़ार भी खत्म हो गया। स्टेज की सारी लाइट्स कुछ देर के लिए बंद हो गई और वहाँ पर अंधेरा छा गया और कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति छा गई। कुछ देर बाद एक स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच ऑन हुई। वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सफ़ेद रंग का मास्क था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें और होठ ही दिखाई दे रहे थे, जिसमें प्यारी सी मुस्कान थी। उसे देखकर ऑडियंस पागल हो गई थी। सब उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे। आयुष ने भी जब उसे देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
वो हल्का सा सामने की तरफ झुककर उसे देखने लगा। मिस्टर स्मिथ ने कहा, शी इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री, मिसिस रूहू सिंघानिया। बहुत प्यारी है। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसके कानों में गाने की आवाज़ आई। It was I hide under the waves of my heart. I never spoke the word to you, but you dwell in the lost road. फिर से इस आवाज़ को सुनकर आयश ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। इतने शोर में भी उसे अपना ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगी, जो किस ड्रम की तरह बज रही थी। रूही ने माइक को नीचे किया और स्टेज के ही एक पियानो के पास आ गई, पर टेबल पर बैठ गई। वो उसमें एक प्यारी सी धुन बजाते हुए आगे गाने लगी। द पाथ आई डोंट वॉक एनी मोर, समथिंग आई गॉट लॉस्ट इन द एंड आई सी यू देयर अलाइव, आई हैव गो माई सेल्फ मैनी टाइम्स, आई लुकिंग फॉर द इनकम्प्लीट लव, आई नो you alive there, down underneath every fold of my mind. वो ऐसे जैसे गा रही थी। आयश की सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी वो उसके पास जाए और उससे पूछे कौन है वो। उसकी आवाज़ उसकी रूहानी से इतनी मिलती क्यों है। तभी उसने देखा रूह टेबल पर खड़ी होकर स्टेज के किनारे पर आकर गाने लगी। उसे देखकर पास के ही लोग उसका वीडियो बनाने लगे और कुछ लोग हाथ बढ़ाकर उसका हाथ छूने की कोशिश कर रही थी। रूह ने यह देखा तो झुककर उनके हाथों को छूने लगी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़के ने रूह का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। गार्ड्स ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक रूह एकदम से संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। रूह ये देखकर थोड़ा सा घबरा गई। आयश वो सब देख रहा था। इसी भगदड़ के बीच में उसके चेहरे के मांस खींच लिया। रूह जोर से चिल्लाई और उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। सब पागल से हो गए। किसी ने उसके कपड़ों को खींचा तो रूह और जोर से चिल्लाई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अचानक से रूह को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा ये आदर्श है। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वो आदमी से जोर से चिल्लाया, स्टे अवे फ्रॉम हर, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी बैड। उसकी आवाज़ सुनकर सब शांत हो गए। गार्ड लोगों को उससे दूर करने लगे। उस आदमी ने जल्दी से अपना कोट निकालकर रूह को ऊपर डाला और उसे प्रोटेक्ट करते हुए स्टेज के दूसरी तरफ ले गया। उसने महसूस किया वो उसके सीने से लगी हुई है और वो कितनी अपनी सी महसूस हो रही है। इस बीच उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि वो अपना सर ऊपर ही नहीं कर रही थी। तभी किसी ने उस लड़की के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, रूह बेबी, आई एम सॉरी, यू आर ओके। रूह ने हाँ में सिर हिलाया तो आदर्श था। उसने उस आदमी को थैंक्स कहने के लिए जैसे ही ऊपर सिर किया, उसने उसकी बीवी को इतने लोगों के भीड़ में से बचाया था। उसे देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वो कोई और नहीं, आयश था। आयश रूह का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक आदर्श ने जल्दी से रिएक्ट किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे आयश फिर से उसका चेहरा नहीं देख पाया। आदर्श बोला, थैंक्स मैन, मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइफी? क्या ये उसकी वाइफी थी? आयश ने अपने कदम पीछे ले लिए और बोला, इट्स ओके। उसकी आवाज़ सुनकर रूह के कान खड़े हो गए। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और आयश को देखने की कोशिश, लेकिन आदर्श ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। आदर्श ने रूह से कहा, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। उसने आयश को देखा और कहा, ओके बडी, हम चलते हैं, थैंक्स अगेन। आयश ने हाँ में सिर हिलाया। आदर्श रूह को लेकर जाने लगा। तभी रूह ने धीरे से अपना सर ऊपर करके आयश को देखा। इतनी काफ़ी था आयश को देखने के लिए और उसने उसे पहचान लिया। वो जोर से चिल्लाया, रूहानी। आदर्श ने अपनी चाल की गति तेज कर दी। आयश उसकी तरफ भागा, लेकिन बीच में आदर्श के हट्टे कट्टे गार्ड्स आकर खड़े हो गए। आयश जोर जोर से चिल्लाने लगा, रूहानी रुको, रूहानी, मैं तुम्हारा आयश, रूहानी रुको, रूहानी। उसकी आवाज़ ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे उसके पास जाने दो, वो मेरी बीवी है, मेरी रूहानी। रूहानी। आयश ने रूह को देखा तो उसे ही देख रही थी। रूहानी। आयश का दिल तेजी से धड़क रहा था।
इतने सालों बाद रूहानी को इस तरह देखकर उसकी क्या हालत हो रही थी वो उसके एक्शन से पता चल रहा था। आयश उसकी तरफ दौड़कर, लेकिन तब तक आदर्श वहाँ से बाहर निकल गया और गार्ड्स पीछे हट गए। आयश उसके पास नहीं पहुँच पाया। आदर्श कार में रूह को लेकर चला गया। आयश उस कार का पीछा भागने लगा तो तब तक भागने लगा जब तक कार उससे बहुत दूर ना निकल गई। रूहानी, वो एक बार फिर से चिल्लाया। तब तक कुछ लोग उसके पीछे आ गए। ये आदर्श के गार्ड्स थे। मिस्टर स्मिथ भी उसके पास आ गए। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, व्हाट हैपेंड? आयश हाँफते बोला, मिस्टर स्मिथ, शी इज़ माई वाइफ रूहानी। ये सब बोलते हुए इसकी आंखों में चमक सी थी। मिस्टर स्मिथ ने कहा, बट शी इज़ मिसेस सिंघानिया। आयश ने हैरानी से उसे देखा। वो उसके पास आया और बोला, ये नहीं हो सकता, वो मेरी बीवी है। मैंने फील किया जब वो मेरी बाहों में थी। मैंने फील किया जब मेरे इतने करीब थी। वो मेरी रूहानी है, मैं जानता हूँ। ये बड़बड़ाए जा रहा था, पर स्मिथ उसकी बातें नहीं समझ पा रहा था। वो उसे आयश के इस तरह देखकर समझ आ रहा था कि आयश नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने कहा, ओके, हम लेट्स गो टू हाउ। आपको चोट आई है? आयश ने अपने बाजू में देखा। ये सब स्मिथ सब इंग्लिश में बोल रहे थे। जहाँ से खून आ रहा था, शायद वे लोग भी भीड़ में कहीं से लग गया था। आयश ने कहा, नहीं, मुझे नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आयश नहीं मान रहा था। मिस्टर स्मिथ ने बहुत समझाया, उसे तब जाकर माना। वे कार में घर के लिए निकल गए। आयश कार में बैठकर यही सोच रहा था कि वो रूहानी से फिर से कैसे मिले। दिल्ली, रात के 10 बज रहे थे। सोना चेखते हुए घर आ रही थी। आज सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बता रही थी कि वो कितनी खुश है। वो अंदर आई तभी सबकी नज़र सोफे पर बैठे सारांश पर पड़ी। वो उसके पास आते हुए बोली, अरे सारांश, तुम सोए नहीं? इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? सारांश ने घुरकर उसे देखा और बोला, मॉम, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? आपको पता भी है हम कितने परेशान हैं आपके लिए। सोना ने अपनी जीभ से दांत में दबा लिया और हिचकिचाते हुए बोली, वो हम हॉस्पिटल में ज़्यादा काम था ना, इसलिए हमें आने में देर हो गई। फिर से उसने महादेव का नाम लिया। हमें माफ़ करना महादेव, हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। सारांश उसके पास आते हुए बोला, आप झूठ बोल रही हैं, आप तो आज हॉस्पिटल गई ही नहीं। मैंने पता किया था। सोना हैरान हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, सारांश, हमसे जासूस की तरह सवाल करना बंद करो। हम आपकी एक खास दोस्त से मिलने गए थे, अपनी खास दोस्त से, इसलिए देर हो गई। तुम हमारी फिक्र करना बंद करके अब जाओ, आराम करो, हमें अभी काफ़ी नींद आ रही है। ये कहने के बाद वो अपना मुंह के आगे चुटकी बजाते हुए वहाँ से चली गई। सारांश आके छुट्टी करके देख रहा था। उसने कहा,